नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज हल्ला बोल नहीं, आज अंतिम विदाई, अंतिम सलाम। एक ऐसे कलाकार को, एक ऐसे अभिनेता को जिसका अभिनय चरम पर, कैनवस उसका ऐसा कि उन रंगों को समेट पाना शब्दों में मुमकिन नहीं। जी हां, ओमपुरी नहीं रहे। उनकी अंतिम सांसों के साथ सिनेमा का एक युग भी दम तोड़ गया। सुबह खबर फैली तो घर पर हर वो शख्स जुटने लगा जो जानता था, पहचानता था। इन तस्वीरों के साथ आज इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। जब साथी कोई आंसुओं के साथ विदाई दे तो समझ लीजिए साथी कैसा रहा होगा। शबाना आजमी जब गाड़ी से निकली, आंसू थम नहीं रहे थे, सिर को थाम लिया, क्योंकि ओमपुरी के साथ एक ऐसा काम है उनका जो शायद हमेशा यादों में कचोटता होगा, क्योंकि ये वो दिन थे, वो लम्हे थे जब हिंदी सिनेमा को नया आयाम दिया था इन दो कलाकारों ने। और अब देखिए घर की तस्वीरें, उनकी पत्नी, परिवार के अन्य लोग, आंसुओं का सैलाब। ओमपुरी जैसा अभिनेता जिसने बड़ी स्क्रीन पर कुछ ऐसा काम छोड़ दिया है जिसको शायद कई पीढ़ियों तक कोई छू नहीं पाएगा, सबसे जुदा अलग किरदार। कहते हैं जब अभिनेता खुद की शख्सियत को मार देता है, वहां से वो किरदार में एंट्री करता है। ओमपुरी का यही अंदाज था। हर किरदार में कुछ इस तरह से समा जाते थे कि उस डायलॉग डिलीवरी को, उस जोश को समझ पाना कई बार लगता है जैसे नामुमकिन है कि कोई शख्स हर किरदार को इतने सटीक तरीके से आखिर कैसे निभा सकता है। आंसुओं के साथ जब साथी विदाई दे तो समझ लीजिए कि वो साथी कैसा रहा। शबाना आजमी के आंसू आपने देखे, अब आपको दिखाते हैं। हर कोई जो उन्हें जानता था, पहचानता था, करीब से मिलता जुलता रहता था, किन शब्दों में याद कर रहा है। कोई कहता है कि बेबाक थे, जिंदगी जीते थे तो अपने नियमों पे। कोई कह रहा है भाई था, चला गया। सिर्फ फिल्मों में किरदार के लिए नहीं, बल्कि एक बहुत करीब दोस्त के रूप में उन्हें चाहते थे लोग। सुनिए। लोग डरते हैं अपनी बात कहने के लिए, इन्होंने निडर होकर अपनी बात कही। ओम जी नहीं रहे और आज उनके साथ हमारा भी बहुत कुछ चला गया है, मगर tied Rakhi to him, so for me it's a very different brother gone. उनकी जैसे कोई आदमी पैदा नहीं कर सकते। सेंसिटिव, ट्रांसपेरेंट, गलेबल, बच्चे जैसे गलेबल, और इतने बड़े स्टार। तो इसलिए उनको कभी कभी लोग मिसअंडरस्टैंड करते थे, पर ही वॉज ए ह्यूमन बीइंग अबव एनी डिस्क्रिप्शन। की आत्मा बड़ी साफ और बेबाक थी। वो कुछ छुपाते नहीं थे, बोलते थे, और जो कभी मलिन नहीं देखा उनका चेहरा या मन। और हमारे पुराने दोस्त रहे हैं। ये इट्स बेसिकली अ बिग शॉक, इट्स अ बिग शॉक। वी आर ऑल स्पीचलेस। देखिए, सबके साथ मिल बैठकर हंसना, गप्पे मारना, खाना खाना, तो जिंदा दिल इंसान थे। एक्टर तो कमाल थे ही। बहुत बड़ा लॉस है हम सभी के लिए। वो मतलब लगता ही नहीं है कि ये आदमी कभी गुजर भी सकता है। वो ओमपुरी है, वो आदमी जो असली में प्योर सोल है, वो जो दूसरे के नज़रिए से भी सोचता है, जिसके पास सबसे ज़्यादा एम्पैथी है। सिंपैथी तो जानवरों के पास भी होती है, उस आदमी के पास एम्पैथी है जो सिर्फ एक्टर के पास होती है, आर्टिस्टों के पास होती है। कई खास मेहमानों के साथ हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि इस कलाकार को शायद श्रद्धांजलि देने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि उनके काम को याद किया जाए। हमारे साथ दिलीप ताहिल साहब सीधे मुंबई से जुड़ चुके हैं, रजा मुराद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभिजीत भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ गए हैं, और नसीर अब्दुल्ला साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं रजा मुराद जी शुरू करूं, अर्ध सत्य में वो गुस्सैल इंस्पेक्टर, उसकी आवाज, उनके अभिनय के कुछ सेकंड अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, फिर आपसे पूछेंगे कि आप कैसे याद करते हैं उस कलाकार को। आप भी सुनिए। काम और अभिनय से ही असल श्रद्धांजलि एक कलाकार को दी जा सकती है, और इसीलिए रजा मुराद साहब, हमने अर्ध सत्य में उनका वो दमदार डायलॉग डिलीवरी सुनाया कि मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, मैं कोई तुम्हारा बीवी नहीं। हर किरदार में इस तरह से समा जाना, और एक ऐसा व्यक्ति जिसको हम कन्वेंशनल रूप से कहें तो बॉलीवुड में आना, वहाँ की फिल्मों में काम करना बहुत ही सामान्य दिखने वाले थे।
कैसे याद करते हैं आप उनके काम को? मेरी एसोसिएशन ओम से 43 साल पुरानी है। वो मेरा जूनियर है FTII पुणे का, जहां से उसने एक्टिंग कोर्स किया है। मैंने जिंदगी में हर सीढ़ी उसे चढ़ते हुए देखा है, फन की बुलंदियों तक पहुंचते हुए देखा है, और इतना सब कुछ हासिल करने के बावजूद जो उस इंसान में एक सादगी थी, यश, दौलत, पैसा उसके लिए कोई माने नहीं रखता था। वो दिल से एक बहुत ही सादा तबीयत इंसान था, और जिंदगी में उसने जो कुछ भी किया दिल से किया। उसने दिल की ही बात सुनी, दिल की ही राह पे चला, उसने कभी दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। जो दिल में होता था कह देता था, वो बात सही है या वो बात गलत है। तो हमेशा उसने दिल की सुनी, दिल की मानी। और जहां तक एक अदाकार होने का सवाल है, ऐसे वर्सटाइल अदाकार जो हैं सदियों में एक बार पैदा होते हैं। एक शेर है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ओमपुरी जैसे कलाकार, इतना टैलेंटेड एक्टर, इतना वर्सटाइल एक्टर सदियों में एक आध बार होता है। मैं उसका आपको उदाहरण देना चाहूंगा। न्यू वेव सिनेमा किया उन्होंने, पैरेलल सिनेमा किया, कमर्शियल सिनेमा किया, इंटरनेशनल सिनेमा किया, टीवी किया, स्टेज किया, और जो भी किया उन्होंने जिंदगी में वो बहुत ही महारत से किया। बिल्कुल उसमें खोके किया। ही वॉज जी। तो ऐसा एक नेक बंदा, ऐसा सीधा बंदा, इतना बड़ा एक कलाकार होने के बावजूद उसके सीने में जो दिल था, वो एक पंजाब के एक छोटे से सूबे से आया हुआ एक बंदा था, एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ बंदा था। जी सर। वही था वो, शुरू से आखिर तक, 1974 से आज तक वही था वो बंदा, एक सीधा साधा भोला वाला इंसान। जी दिलीप ताहिल साहब, आपके पास अब मैं आना चाहती हूँ। जी सर। दिलीप ताहिल साहब, उन्होंने कहा कि जो भी करते थे दिल से करते थे, और वो अपने तमाम इंटरव्यूज में ये कहते थे कि जो मैं करता हूं डंके की चोट पर करता हूं। कैसे गुजरता हुआ आप उनका देखते हैं पूरा फिल्मी करियर, उनका सफर जीवन का? First, I'd like to express my heartfelt condolences to the family, to Nandita and to Ishan. For me, Omji he came on the scene, वो अर्ध सत्य में जब पर्दे पे आए थे, तो उन्होंने मतलब पूरा नक्शा ही बदल दिया था. He changed the playing field of Hindi cinema because he was such a powerhouse performer. He was so unconventional as a leading man that if you saw him, you would never dream. कभी ये सोच नहीं सकते थे कि आदमी इतना बड़ा स्टार बनेगा, क्योंकि उस ज़माने के जो कन्वेंशनल लुक्स होते थे और जिस किस्म के मतलब लोग एक्सपेक्ट करते थे कि हीरो लगते हैं. फिर सिर्फ हिंदी सिनेमा में नहीं, लेकिन इंटरनेशनल सिनेमा में भी उन्होंने ऐसे किरदार निभाए, और वो पायनियर थे हमारी तरफ से. मतलब इंडियन एक्टर्स मतलब जो बाहर गए और हॉलीवुड में काम किया उन्होंने. एक वो पिक्चर थी सिटी ऑफ जॉय, उसमें इतना बढ़िया सा रोल किया उसने हजारीपाल के रूप में. और all his performances in international film, he was truly a pioneering actor and a wonderful human being. If you could understand him, he had वो अपनी मन की बात हमेशा कह देते थे, और अक्सर उसको पछताना भी पड़ता था, लेकिन वो कभी पीछे नहीं हटे. And it's a very, very sad day today this morning when we got up and I heard that Om Puri ji was no more. It saddens my heart, and I think everybody who was associated or knew him in any way, it's a very sad day today for the film industry and for all his admirers. बिल्कुल, जो चाहने वाले हैं उनके लिए बहुत ही दुखद दिन है ये, क्योंकि उनके काम को हर कोई
पुरानी जो उनकी फिल्में थी वो रहे, या फिर हमेशा उन्होंने अपने आप को कोशिश की कि अगर आज की फिल्मों की ये डिमांड है तो उसमें भी मैं कुछ किरदार निभाता रहूं? लेकिन उससे पहले उनका पूरा संघर्ष, अभिजीत जी, मैं आपको 40 सेकंड आपको और अपने दर्शकों को सुनाना चाहती हूँ, जिसके बाद अभिजीत जी मैं आपका रिएक्शन और फिर नसीर साहब आपके पास आऊंगी। खुरदुरा चेहरा, अभिनय करना चाहते हैं बॉलीवुड में, और उन्होंने अपने संघर्ष की कहानी कैसे सुनाई, वो यहाँ तक कि ग्लास धोते थे एक दुकान में। पहले सुन लीजिए, फिर आपसे रिएक्शन लेंगे इस पे। अभिजीत जी, मैंने जो कुछ भी पाया है मैं उसे फुली डिजर्व करता हूँ। आपको लगता है इस रोल में आने के लिए आपको कभी कॉम्प्लेक्स नहीं आया कि मैं हीरो नहीं बन पाया? नहीं, सवाल का मैं हीरो हूँ। मेरी जो भी आर्ट फिल्में मैंने की हैं, जितनी सारी की हैं, मैंने उनमें मेन किरदार निभाए हैं। चाहे वो तमस हो, चाहे अर्धसत्य हो, चाहे आक्रोश हो, चाहे सुस्मन हो, चाहे आरोहण हो। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में 15-20 रोल किए, अशोका किया, दुर्योधन किया, रावण किया। रावण दुर्योधन बनते रहे आप। दिलीप कुमार की तरह, गंगा जमुना की तरह उसको एक्टिंग करना चाहते थे आप। 27 साल आपने फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। आपका मतलब नाच गाने वाले रोल से? दिलीप कुमार, अच्छा नाच गाना नहीं आता? नहीं, मतलब आता नहीं ना आपको? नहीं, आ सकता था अगर, क्योंकि हमारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी हमारी क्लासेस भी होती। ये इंटरव्यू और इसमें ओमपुरी का ये सब कुछ कहना बहुत कुछ बताता है उनकी सोच के बारे में, अभिजीत जी, और यही सोच थी शायद जो उन्हें इतने बड़े कैनवस का इतना बड़ा स्टार बना गई। अंजना जी, बहुत बार ऐसा होता कि ये एक कलाकार की मौत होती है, लेकिन ओमपुरी के साथ आज कला का एक अध्याय खत्म हो गया। कलाकार नहीं, एक कला, क्योंकि ओमपुरी ने जो कला दिखाई है वो, जैसे राजा मुराद साहब ने बोला और दिलीप साहब ने बोला कि 1974 से जिस शख्स ने वो जहां पे खड़ा हो जाता था, कला उसके लिए बन जाती थी। चाहे वो अर्धसत्य हो, मैं बहुत कम फिल्में देखी हैं, मुझे फिल्मों का नॉलेज बहुत कम है, लेकिन आई एम लकी दैट आई हैव सीन मोस्ट ऑफ हिज गुड फिल्म्स, पैरेलल फिल्म्स, जहां पे मुझे वो दिखे हैं। आज भी मैं देख रहा था, और सुबह सुबह जब आपके चैनल से फोन आया तो मुझे ऐसा लग रहा कि ऐसे तो कलाकार आते हैं, बहुत बड़े बड़े कलाकार आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन ये जो छोड़ के गए हैं वो कोई कलाकार नहीं भर सकता, क्योंकि उनकी कला उनके साथ चली गई। सिंगर आएगा, सिंगर दूसरे सिंगर आएंगे, लेकिन इनका जो एक क्या नाम दूं इस कला को मैं कह नहीं सकता। लेकिन ये एक प्रोडक्शन, एक जमीन जहां पे सिर्फ इसी तरह का एक फल उगता था, वो जमीन पूरी बंजर हो गई है, उस पर कोई दूसरा कुछ नहीं आ सकता। लेकिन मैं ये भी मानती हूँ नसीर अब्दुल्ला साहब कि नसीरुद्दीन शाह अपने तरीके से, ओमपुरी सबसे ज्यादा, क्योंकि जो कन्वेंशनल लुक ऑफ अ हीरो, मतलब हीरो ऐसा दिखता है, उसको उसके बिल्कुल विपरीत थे वो, बिल्कुल ही अलग थे। किसी भी पैमाने पे आप उन्हें कन्वेंशनल तरीके से जो बॉलीवुड में चलता है वो नहीं मानेंगे, लेकिन उन्होंने जगह बनाई, और मैं ये मानती हूँ कि उनकी वो शुरुआत थी जिसकी वजह से आज शायद नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इरफान खान, नसीर अब्दुल्ला, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं और बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो आप लोगों की तरह जिन्होंने अपनी जगह बनाई है। क्या मैं सही हूँ? जी बिल्कुल। ओमपुरी जी का तो मतलब ये कि बात ही कुछ और है। वो इतने माहिर एक्टर थे कि अगर ये कि कोई भी फिल्म जिसमें उनका लीडिंग पार्ट होता था वो तो हिट होनी ही होनी थी, और उसको ये जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि क्रिटिकल एक्लेम तो मिलना ही मिलना था। उन्होंने ना सिर्फ हिंदुस्तान में इतनी शोहरत कमाई बल्कि विदेश में भी, और एक बड़े सीनियर एक्टर हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि यार ये ओमपुरी तो वेस्ट में भी छा गया यार, ही इज़ इन हॉलीवुड, और बहुत ही सीनियर एक्टर है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने मतलब ये बात जो है रश के साथ कही थी, मतलब ये कि जलन के साथ नहीं कही थी, बट ही वॉज एडमायरिंग कि हाउ हैज़ ओमपुरी मैनेज टू गो सो फार, मतलब आउट ऑफ इंडिया हॉलीवुड उनकी तरफ देख रहा था और उनको कंसिडर करता था, और हॉलीवुड में उन्होंने मतलब दर्जनों फिल्में की हैं, दर्जनों। तो ऑब्वियसली उनके अंदर एक हुनर था जो वो बहुत ही सीरियसली ये कि लेते थे, और कोई ख़ास बात ऑब्वियसली उनकी आंखों में थी जो, मगर उनमें ये एबिलिटी थी कि सीरियस लुक होते हुए भी
ही कुड डू अ कॉमेडी, मतलब ये कि कॉमेडी में माहिर थे। तो उनकी एक जो आक्रोश आई थी और आपने जो अर्ध सत्य का बताया था, तो दैट वाज इनक्रेडिबल। अर्ध सत्य में उन्होंने तो मतलब ये कि कमाल कर दिया, इट वाज इनक्रेडिबल। तो मतलब आज बड़े अफसोस का दिन है, लेकिन हमें ये भी मालूम है कि उन्होंने हमको कितना दिया है इस इलाके में। आई मीन हैट्स ऑफ टू हिम। बिल्कुल। और कहते हैं कि कुछ कलाकार, हर कोई स्ट्रगल करता है, हर कोई आगे बढ़ने के लिए बहुत कोशिश करता है, मेहनत करता है, हर कोई उनकी मेहनत को सराहता है, लेकिन ओम पुरी ने अपनी लकीर इतनी लंबी खींच दी है अपने काम के जरिए कि वहां तक पहुंच पाना वाकई में, अगर आप अभिनय को पैमाना बनाकर देखें तो बहुत मुश्किल होगा। बड़े बड़े जो फेवरेट पॉपुलर स्टार्स रहे हैं उनके लिए भी। एक ब्रेक पर जाना है, लेकिन ब्रेक पर भी ओम पुरी एक बेहद बड़े कलाकार, जिनका कैनवस इतना बड़ा है कि उसे शब्दों में समेट पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जितनी उनकी अदाकारी देखिए, एक एक डायलॉग सुनिए, सब कुछ जैसे रूह तक पहुंचता है, क्योंकि किरदार में समा जाते थे, अपने आप को खत्म करके उस किरदार के अंदर इतने समा जाते थे कि अभिनय और असल के बीच का फर्क देखने वाला भूल जाता था। एक और उनकी अदाकारी, फिर चर्चा की शुरुआत। फिल्म माचिस में ये दमदार अभिनय, कई बार इन फिल्मों के उन डायलॉग्स को सुन के ऐसे लगता है जैसे ओम पुरी खुद भी, अपने आप भी जिस तरह की सोच रखते थे या जो कुछ कहते थे वही अभिनय करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। शायद इसीलिए इतने कन्विंसिंग एक एक्टर के रूप में वो रहे, क्योंकि उनके हर डायलॉग में उनकी सोच कहीं ना कहीं शामिल होती थी। रजा मुराद साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूं। ओम पुरी में ऐसा क्या था कि वो नियमों को, पैमानों को नए सिरे से गढ़ने में बॉलीवुड जैसी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में कामयाब रहे? देखिए, जिस बुलंदी तक वो पहुंच, एक बहुत ही पथरीला रास्ता उनको तय करना पड़ा। उन्होंने बड़ी जिल्लतें सही, उनके जो चेचकज़दा दाग थे मुंह पर, लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उनकी शक्ल का मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि ये एक्टर कैसे बन सकता है, इसमें है क्या, ये सूरत, ये दागदार चेहरा, ये एक्टर कैसे बन सकता है। ऐसी ऐसी जिल्लतों का उन्होंने सामना किया है, लेकिन उनका जो उनकी जो एक क्षमता है अभिनय की, उनका जो एक सुपर टैलेंट है, उनकी जो सलाहियत है, वो इतना बड़ा था कि ये तमाम चीजें जो थीं ये सेकेंडरी भी नहीं लगती थी। और मैं एक आपको उदाहरण देता हूं, बहुत ही अच्छी उनकी आवाज़ थी, बहुत अच्छी उनकी डायलॉग डिलीवरी थी, लेकिन कुछ फिल्में उनकी ऐसी भी हैं जिसमें उनका एक भी डायलॉग नहीं है। जैसे आक्रोश में उन्होंने हालांकि लीडिंग रोल किया था, लेकिन कोई संवाद नहीं था। सिर्फ अपने चेहरे के हाव भाव से, सिर्फ अपनी आंखों से वो सब कुछ कह देते थे जो एक आम अदाकार जो है वो अल्फाज में नहीं कह सकता था। वो ओम पुरी को उसमें महारत थी कि अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से, अपने चेहरे के हाव भाव से, अपनी आंखों से वो सब कुछ कह देते थे। उन्होंने एक छोटा सा रोल किया था रिचर्ड एटनबरो की गांधी में, उसमें भी कोई संवाद नहीं था। जब गांधी जी अनशन के लिए लेटे हैं और वो एक कैरेक्टर आता है, तो ऐसी उस आदमी में खूबियां थीं बतौर एक्टर, और ऐसी ऐसी उसने जिल्लतों का और मुसीबतों का सामना किया है ज़िंदगी में, तभी जाके इस मकाम तक वो पहुंचे हैं। उन तमाम बातों को उन्होंने डिफाई किया है जो पहले एक एक्टर के लिए ज़रूरी समझी जाती थी, और इस एक्टर ने आके एक ट्रेंड सेट किया है कि मामूली शक्ल के, मामूली खदोखाल के एक्टर भी जो हैं, अगर उनमें टैलेंट है तो वो अपना एक मकाम बना सकते हैं। वो महज एक अदाकार नहीं थे, वो एक इंस्पिरेशन थे हज़ारों एस्पायरिंग एक्टर्स के लिए, कि सिर्फ शक्ल सूरत ही सब कुछ नहीं होती है। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है अभिनय की क्षमता, अभिनय का टैलेंट। और उनको जब वो मुंबई तशरीफ़ लाए तो हार फूलों से उनका स्वागत नहीं किया गया था, उनके आगे रेड कारपेट नहीं बिछाया गया था, वो किसी प्रोड्यूसर के भाई भतीजे नहीं थे, वो किसी नेता का रिकमेंडेशन लेटर नहीं लाए थे।
लेकिन उन्होंने अपने काम से एक ऐसी जगह पैदा कर ली कि वो जहां जाते थे उनके लिए रेड कारपेट खुद ब खुद बिछ जाता था। बिल्कुल। दिलीप ताहिल साहब, तो उन्होंने कहा जी सर, दागदार चेहरा पर उनका रौबदार अभिनय हावी हुआ, या फिर एक कलाकार, जैसे उन्होंने गांधी फिल्म का जिक्र किया सर, तो मुझे अब याद आ रहा है कि मेरे लिए उस पूरी फिल्म में सबसे इंप्रेशनेबल अगर कोई मोमेंट जिसे हम कहते हैं वो था, तो वही था जब भूख हड़ताल पर यानी अनशन पर बैठे गांधी जी के सामने जाकर ओमपुरी रोटी ऐसे रखते हैं और कहते हैं खा लो इसे, क्योंकि उनके परिवार पर बहुत कुछ उस दौरान बीता है और वो बहुत गुस्से में है, बहुत नफरत है उन्हें उस वक्त गांधी जी से। ये ऐसा किरदार था जो छोटे से छोटे रोल के जरिए भी फिल्म में अपने मोमेंट्स छीन लेता था। जी हाँ, ये उनके काम की वर्सेटिलिटी हम दिखा रहे थे। जी दिलीप ताहिल साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। वो सीन जो गांधी में उनने किया था, जब वो महात्मा गांधी लेटे हुए भूख हड़ताल है, ओम जी में ये जो लोग कहते हैं कि खूबसूरत चेहरा होना चाहिए, वो सब ठीक है, लेकिन ओम जी के आंखों में और उनकी एक ईमानदारी और इतनी सच हुआ करती थी, जो अगर आप उनको स्क्रीन पे देखें तो मतलब वो ईमानदारी जो आती थी उनकी आवाज़ में और उनकी आंखों में, और जुनून तो था ही, और उसमें चुनौती भी होती थी। उसे एक बहुत ही मतलब सच्चाई से काम करते थे, जो मुझे लगता है कि जब दर्शक जब उनको हम स्क्रीन पे देखते हैं तो सब भूल जाते हैं कि उसका चेहरा कन्वेंशनल है या अनकन्वेंशनल है। और जितना भी उनके कला का प्रभाव था वो सिर्फ हिंदी सिनेमा में तो था ही, परंतु जैसे अध सत्य में यहाँ पर उन्होंने इतनी मतलब एक तहलका मचा दिया था वो परफॉर्मेंस में। विशेषकर यूके में एक पिक्चर आई थी ईस्ट इज ईस्ट, जिसमें उन्होंने एक बहुत ही कंजर्वेटिव एशियन फैमिली के फादर बने थे उसमें, जॉर्ज, और वो पिक्चर ने मतलब पूरा नक्शा बदल दिया था यूके में कि भारत और इंडियन एक्टर्स भी मतलब इस किस्म की एक्टिंग कर सकते हैं। तो ओम जी वाज अ पाथ ब्रेकर इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल सिनेमा एज वेल। चार्ली विल्सन्स वॉर और बहुत सी ऐसे फिल्में की उन्होंने जो मेरे ख्याल से अगर उन्होंने नहीं की होती और मतलब इतना इम्प्रेशन नहीं क्रिएट किया होता इंटरनेशनल सिनेमा, तो आज मतलब उनने रास्ता साफ कर दिया है बहुत सारे आर्टिस्टों के लिए जो अभी इंटरनेशनल सिनेमा में काम कर रहे हैं। तो ये भी एक क्रेडिट ओम जी को ज़रूर मिलना चाहिए, और मैं अपने ऑडियंसेस को ये याद दिलाना चाहूँगा कि उन्होंने इंटरनेशनल सिनेमा में उनका जो प्रभाव था वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण था। अभिजीत जी, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। ओमपुरी भी अपने आप में एक इंसान थे, एक अलग उनकी सोच थी। हर मुद्दे पर बहुत गहराई से वो सोचते थे, समाज की चीजों को समझते थे, देश, राष्ट्रवाद, देशभक्ति, सिस्टम, व्यवस्था, गुस्सा, सब कुछ को बहुत अच्छे से समझते थे। और जैसे कहते हैं एक सीजन डॉक्टर की तरह शायद ये सब उनके किरदारों में भी कई जगहों पर समाता हुआ दिखाई देता है। लेकिन इन सब के बीच, विवादों के बीच होता हुआ भी आज जब उनके काम को हम याद करते हैं तो ये छोटे विवाद जैसे बहुत बड़े छोटे लगते हैं। लगता है कि ये कलाकार क्या चीज था और ये क्या करके चला गया है, शायद वहां तक और किसी का पहुंच पाना मुमकिन नहीं। जी हाँ, जब सुबह आपके चैनल से फोन आया तो मुझे वो सारे सीन आंखों के सामने आने लगे, जब इसी तरह से एक विवादों में वो घिरे हुए थे कुछ दिनों पहले, वही सर्जिकल स्ट्राइक को लेके। लेकिन कहने का मतलब ये कि उन्होंने कभी डिप्लोमेटिकली या हिपोक्रेटिकली कोई चीज नहीं की। जो उनके दिमाग में आया, जो उनके दिल में आया, वो उन्होंने कहा और किसी से डरे नहीं। उनको बहुत यातनाएं दी गई चैनल पे, बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा उनको। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं से वो अभी बहुत अकेले हो गए थे, क्योंकि उनका साथ मुझे नहीं लगता उनके साथ किसी ने दिया हो। जहां पे बॉलीवुड के कई लोग अवार्ड वापसी गैंग आ जाते हैं, वो हो जाते हैं, उस टाइम वो लोग भी ना उनके साथ आए ना कुछ आए। तो ये आदमी अकेला चला गया। अब हम लोग पछता रहे हैं कि इस आदमी को, इस इंसान को, मैं इंसान बोलूंगा,
कलाकार बाद में है, पहले इंसान है। उनकी एक सिंप्लिसिटी ये रजा मुराद साहब भी जानते हैं, वो भी मेरे दुर्गा पूजा में आते हैं, लोखंडरा दुर्गा पूजा में रजा साहब भी आते हैं, सभी लगाते हैं। मुराद साहब आप कभी यकीन नहीं कर सकते कि जब ये दुर्गा पूजा में हर साल आते थे, देखिए मेरे मुंह से ठे नहीं निकल रहा है, ये दुर्गा पूजा में अपने एक छोटे से बेटे को कंधे में बिठा के भीड़ के बीच में खड़े हो जाते थे, वो भी सबसे आगे नहीं, सबसे पीछे खड़े हो जाते थे, ढाक सुनते थे। और मुझे जब मालूम पड़ता था कि ओमपुरी साहब आए हैं तो मैं खुद उनको रिसीव करने आता था कि सर आप हमारा वीआईपी लाउंज है, एसी लाउंज है, आर्टिस्ट लोगों के लिए वीआईपी लिए बना, आप उधर आ जाइए। तो बोलते हैं उसमें मजा क्या है यार, ये जो आप करते हैं बहुत बड़ा काम है, इसको एंजॉय करने दीजिए। तो कलाकार कोई अलग चीज नहीं होती, कलाकार जमीन से जुड़ा हुआ है, उसके लिए उसका हर रोल जमीन से जुड़ा है, जमीन की खुशबू आती है, चाहे वो विलन हो चाहे वो कॉमेडी हो। मेरे ख्याल से मैंने अगर जिंदगी में कॉमेडी में कुछ टॉप लोगों को माना है तो किशोर कुमार, महमूद के बाद या उनके टक्कर में मैं ओमपुरी साहब को मानता हूं। बहुत डिफिकल्ट है कॉमेडी करना, एक्टिंग और स्क्रिप्ट देना बहुत इजी है। जैसा स्क्रिप्ट दिया गया आपने उसको कैरेक्टर डाल दिया, लेकिन कॉमेडी करना, चाहे आपका कितना भी पावरफुल स्क्रिप्ट हो, लेकिन कॉमेडी करना, उसको देना, आपको एक्सप्रेशंस देना विदाउट, और इस तरह के फेस में कमाल है। एज ए कॉमेडियन मैं उनको नंबर 1 मानता हूं कैटेगरिकली। क्या बात है नसीर साहब, आखिर में 2 लाइन में आपकी तरफ से श्रद्धांजलि। जी हाँ, बस मेरा इतना ही कहना है कि आपने एक्चुअली रजा साहब से पूछा था कि हाउ कम ऐसे एक्टर हु वाज, उनकी मतलब ये कि लुक्स ऐसी नहीं थी जिससे कि इंसान यहाँ तक ये कि पहुँच सकता हो। लेकिन मैं इसके बारे में एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ओमपुरी जी में एक हुनर था जिसको उन्होंने अच्छी तरह निखारा। जैसे हीरा होता है वो वैसे मतलब ये कि जब निकालो मतलब ये कि हीरे की कान से तो ऐसे ही सा लगता है लाइक अ पीस ऑफ ग्लास, लेकिन उसको जब ये कि कटिंग होती है उसकी, तो उन्होंने वो चीज़ अपने हुनर के साथ इतनी अच्छी तरह की और इतनी प्रैक्टिस की, इतनी दृढ़ता के साथ कि ही हैड टू सक्सीड एंड ही डिड। इतने मतलब इतना उन्होंने मतलब ये कि इतनी मतलब ये कि पैशन के साथ उन्होंने अपना काम किया और अपने आप को इस अपना काबिल रखा कि इंडिया में ही नहीं विदेश में उनके लिए कॉलें आने लगी और 20 फिल्में उन्होंने की इन हॉलीवुड एंड सो ग्रेट मैन, एब्सोल्युटली ग्रेट। बिल्कुल, उनके काम के जुनून को सलाम करने के लिए आप सब हमारे साथ आज तक पर शामिल हुए। आप सभी 4 बड़े कलाकारों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जैसा कि रजा मुराद साहब कह रहे थे, बस इतना ही कहना चाहूंगी कि बहुत कुछ सीख सकते हैं हम ओमपुरी से। जिस इंडस्ट्री में अपने चेहरे, अपने डायलॉग के बदौलत उन्हें जगह बनानी थी, उसी इंडस्ट्री ने उनके चेहरे के दागों का मजाक उड़ाया। लेकिन ओमपुरी एक ऐसे शख्स नहीं थे जो हिम्मत कहीं और से लेते थे, वो हिम्मत का दूसरा नाम थे। अपनी ट्रेन दौड़ाते रहे और शायद इसीलिए आज इस मकाम पर पहुंचे कि पूरा देश उनके काम को सलाम कर रहा है। विवाद अपनी जगह हमेशा जिंदा रहता है अपने काम के जरिए, और इन्होंने तो बड़े स्क्रीन पर क्या क्या न कर छोड़ा है। देखिए।